फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुरा। भारतीय सिनेमा का एक ऐसा हीरा जिसकी रोशनी में 4 दशक तक यह बॉलीवुड जगमगाता रहा। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी तू मेरे सपनों। यह कलाकार जिसकी कोई भी फिल्म सिल्वर जुबली का रिकॉर्ड बनाए बगैर टॉकीज से उतरती ही नहीं थी। मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे। पर क्या आप जानते हैं कि जुबली कुमार के नाम से मशहूर इस कलाकार की सफलता के पीछे एक भूतिया बंगले का हाथ था। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो... आखिर किसके प्यार में आकर इन्होंने परिवार को छोड़ने तक की तैयारी कर ली थी? आखिर क्यों इस बेमिसाल शख्सियत की मृत्यु गुमनामी में होकर रह गई? बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार। इंडस्ट्री में एक से एक दिग्गज कलाकारों ने जन्म लिया है और अपनी पहचान बनाई। 1960 और 70 के शानदार अभिनेताओं का जब भी जिक्र आता है तो उनमें राजेंद्र कुमार का नाम जरूर शामिल होता है। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1927 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था। राजेंद्र कुमार के दादा इंडियन आर्मी में एक बहुत बड़े मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे और इनके पिता कराची में टेक्सटाइल का बड़ा व्यापार करते थे। राजेंद्र कुमार साहब 6 मंजिला इमारत के 42 कमरों के बंगले में रहा करते थे। राजेंद्र कुमार बचपन से ही सिनेमा के बहुत शौकीन थे। वह बचपन से सिर्फ यही सोचते थे कि वह बड़े होकर एक फिल्म के हीरो बनेंगे। हम खो गए हैं, तुम खो गए मोहब्बत। राजेंद्र कुमार इन्हीं सपनों को लेकर बड़े हो रहे थे तभी देश का बंटवारा हो गया। पूरे देश में चारों तरफ दंगे हो रहे थे। राजेंद्र कुमार के परिवार को घर बार, जमीन जायदाद, पूरा व्यापार छोड़कर जान बचाकर कराची से भागना पड़ा। राजेंद्र कुमार साहब पढ़े लिखे तो थे ही, इसीलिए दिल्ली पहुंचते ही कुछ प्रयास करने पर इन्हें वहां पर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। परिवार वाले सोच रहे थे कि चलो अब सरकारी नौकरी मिल गई है, किसी ना किसी तरह परिवार का गुजारा तो चल ही जाएगा। पर नौकरी मिले अभी जुमा 4 दिन ही हुए थे तभी उनका एक पुराना मित्र मुंबई से दिल्ली आया। बातों बातों में राजेंद्र कुमार ने अपने दोस्त से यह जिक्र किया कि वह पुलिस की नौकरी ना करके एक एक्टर बनना चाहते हैं। तभी उस दोस्त ने बड़ी उत्सुकता से बोला, अरे तुम मुंबई आ जाओ, मेरी तो वहाँ बहुत जान पहचान है, कल आओ और कल ही मैं तुम्हें फिल्म दिला देता हूँ। उस दोस्त की बातों से राजेंद्र कुमार को अपने सपने साकार होते दिखे। उन्हें लगा कि फिल्म में पहला ब्रेक मिलना ही कठिन है। अगर यह दोस्त मुझे पहला ब्रेक दिला देगा उसके बाद तो मैं सफलता पा ही लूँगा। अब राजेंद्र कुमार ने अपने दोस्त की बातों में आकर अपने पिता की दी हुई अपने सबसे प्रिय घड़ी को बेच दिया और पहुंच गए सपनों की नगरी मुंबई। राजेंद्र कुमार साहब जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें जोरदार झटका लगा। हुआ कुछ यूं कि मुंबई पहुंचकर वो सबसे पहले अपने उसी दोस्त से मिले। अब दोस्त को क्या पता था कि राजेंद्र कुमार अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर वहां चले आएंगे, इसलिए उसने राजेंद्र को बड़े बड़े सपने दिखा दिए थे। वहां पहुंचकर पता लगा कि उनका वह दोस्त किसी को भी नहीं जानता। वो खुद मुंबई शहर में एक छोटे से रोल पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब राजेंद्र कुमार साहब खुद को ठगा महसूस कर रहे थे, पर राजेंद्र कुमार ने यह सोच लिया था अब बगैर सफलता पाए वह दिल्ली घर वापस नहीं जाएंगे। राजेंद्र कुमार साहब ने पेट की भूख मिटाने की खातिर छोटे मोटे काम शुरू किए, जैसे कि होटल में वेटर बने। कभी कभी तो उन्होंने मजदूरी तक का काम किया। इसी कश्मकश के बीच उनकी मुलाकात संगीतकार रमेश बहल से हुई और जब राजेंद्र कुमार ने अपनी पूरी कहानी रमेश बहल को सुनाई तब रमेश बहल ने मशहूर डायरेक्टर एच.एस. रवेल से राजेंद्र कुमार की मुलाकात करवाई और कोई भी छोटा मोटा काम देने की सिफारिश की। रमेश बहल की बात पर डायरेक्टर ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया और उनका वेतन तय हुआ 1 रुपए महीना। मैं समझता था कलाकार ना नाम चाहता है ना रुपया, लेकिन अब मैं नाम चाहता हूँ, रुपया चाहता हूँ। मैं दुनिया को दिखा देना चाहता हूँ कि मैं रास्ते का भिखारी नहीं।
और जिस दिन मुझे कामयाबी मिल जाएगी मैं उसी गांव में चला जाऊंगा। राजेंद्र कुमार साहब ने पतंगा, सगाई और पॉकेट मार जैसी कई फिल्मों में रवेल जी के साथ 5 वर्षों तक काम किया, पर राजेंद्र कुमार के मन में हमेशा एक टीज बनी रही। वो सोचते मैं तो यहाँ हीरो बनने आया था, इसलिए यदा कदा वह रवेल साहब से समय निकाल कर कह देते कि रवेल साहब अगर कोई छोटा मोटा रोल हो तो मुझे भी करने का मौका दीजिए। कई बार कहने पर भी एच.एस. रवेल ने उनकी इस बात को हमेशा मजाक में लिया, पर राजेंद्र कुमार के मन में तो एक ही सपना था कि उन्हें हीरो बनना है। कई संघर्षों और प्रयासों के बाद उन्हें एक डायरेक्टर ने अपनी फिल्म जोगन में दिलीप कुमार साहब के साथ एक दोस्त का रोल दिया और उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्हें वचन फिल्म में हीरो का रोल मिल गया। तुम कम सिन हो, नाजा हो, नाजुक हो। राजेंद्र कुमार की पहली फिल्म वचन सिल्वर जुबली हुई और फिर राजेंद्र कुमार साहब ने तूफान, दिया और एक झलक जैसी कई फिल्मों में काम किया। इस दौरान राजेंद्र कुमार साहब को कल्ट क्लासिक कहे जाने वाली मदर इंडिया में भी काम करने का मौका मिला। मदर इंडिया फिल्म में इन्होंने राजकुमार, नरगिस और सुनील दत्त जैसे एक्टर के साथ काम किया। फिल्मों में कामयाबी मिलने के बाद भी उनका रमेश बहल के यहाँ आना जाना बना रहा, जहाँ पर उनकी मुलाकात रमेश बहल की बहन शुक्ला बहल से हुई। धीरे धीरे यह मुलाकात मोहब्बत में बदल गई और कुछ ही दिनों में यह मोहब्बत शादी के पवित्र बंधन में बंध गई। शादी के बाद इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां काजल और डिम्पल और बेटा मनोज, जिन्होंने बाद में हीरो के तौर पर कुमार गौरव के नाम से प्रसिद्धि पाई। राजेंद्र कुमार अपने परिवार के लिए एक आशियाने की तलाश में थे, तो ऐसे में राजेंद्र कुमार साहब एक बार क्वार्टर रोड से जा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक बहुत बड़े आलीशान कोठी पर पड़ी। जब राजेंद्र कुमार साहब ने पता किया तो पता लगा कि यह बंगला मशहूर एक्टर भारत भूषण साहब का है। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बंगले को खरीद लिया जाए, पर अगल बगल के लोगों ने उन्हें बताया कि यह बंगला बेहद डरावना है। लोगों ने कहा कि इसे भूतिया बंगला भी कहते हैं। यही सब कारण बताते हुए लोगों ने उस कोठी को राजेंद्र कुमार साहब को ना खरीदने की सलाह दी, पर राजेंद्र कुमार साहब इन सभी भूत प्रेत चुड़ैल की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने मात्र 600 में भारत भूषण जी का बंगला खरीद लिया। पूजा आरती के बाद घर में प्रवेश कर परिवार के साथ वहाँ रहने लगे। जिस बंगले को लोग भूत बंगला कह रहे थे, राजेंद्र कुमार की किस्मत शायद उस बंगले में आने के बाद ही पलट गई थी। साल 1959 में उनकी प्रदर्शित फिल्म गूंज उठी शहनाई और धूल का फूल जबरदस्त हिट हुई। ऐसा लग रहा था कि अब राजेंद्र साहब जो पत्थर भी छू लेंगे वह सोना बन जाएगा। मधुबन खुशबू देता है। वर्ष 1963 में राजेंद्र कुमार साहब ने मेरे महबूब फिल्म में काम किया। इसकी शूटिंग के दौरान राजेंद्र कुमार का किरदार एक मुसलमान व्यक्ति का था। यह किरदार राजेंद्र कुमार साहब ने इतने दिल से किया कि लोग कहने लगे जैसे कि दिलीप कुमार साहब असल में मुस्लिम है, उनका असली नाम दिलीप कुमार ना होके यूसुफ है, वैसे ही राजेंद्र कुमार भी मुस्लिम है। यूसुफ की तरह राजेंद्र का भी असली नाम अनवर है। और यह अफवाह इतनी चरम पर पहुंच गई थी कि राजेंद्र कुमार साहब को मीडिया में आकर इस बात का खंडन करना पड़ा था। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत। वर्ष 1963 से 66 तक राजेंद्र कुमार का वह समय रहा जिसमें इनकी घराना, मेरे महबूब, दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान और आरजू जैसी कई फिल्में एक साथ सिल्वर जुबली हुई। ऐसे में दर्शकों ने इन्हें जुबली कुमार कहना शुरू कर दिया था। फिल्में करने के दौरान कई नायिकाओं के साथ इनकी जोड़ी बनती रही। इनमें से एक बार इनकी जोड़ी बनी फिल्म एक्ट्रेस सायरा बानो के साथ, जो कि एक्ट्रेस नसीम बानो की बेटी थी, जो लंदन से पढ़कर आई थी। इन दोनों की एक फिल्म की शूटिंग जापान में हुई। इसका नाम था अमन। लगभग 30 दिनों से अधिक समय के लिए राजेंद्र कुमार और सायरा बानो को जापान में ही रहना पड़ा।
इसी दौरान सायरा बानो और राजेंद्र कुमार की ऑन स्क्रीन लव स्टोरी के साथ साथ ऑफ स्क्रीन लव स्टोरी भी शुरू हो गई थी। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। अखबार और पत्रिकाओं में सायरा बानो और राजेंद्र कुमार के प्रेम के किस्से आम हो गए थे। सभी जगह सिर्फ यही हेडलाइंस थी कि जुबली कुमार और सायरा बानो एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। सायरा बानो की मां यह समझ रही थी कि इस रिश्ते का कोई किनारा नहीं है, क्योंकि राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी। और नसीम बानो के लिए उससे भी बड़ी बात यह थी कि वह एक हिंदू थे। नसीम बानो के लाख समझाने पर भी सायरा बानो मानने को तैयार नहीं थी। लंदन रिटर्न सायरा बानो की सिर्फ एक ही जिद थी कि वह शादी करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र कुमार से। ऐसे में सायरा बानो की मां नसीम बानो ने अपने दोस्त दिलीप कुमार की मदद ली। वो जानती थी कि दिलीप कुमार की सायरा बानो बहुत बड़ी फैन है और शायद उनके कहने पर वह इस जिद से मान जाए। दिलीप कुमार ने सायरा बानो को सहारा दिया और सायरा बानो की मां ने दिलीप कुमार से शायरा की शादी करा दी। मैं बैरागी नाचूंगा। भले ही आप आज के दौर में विश्वास ना करें, राजेंद्र कुमार साहब जिस फिल्म में जैसी एक्टिंग करते, लोग सालों तक उन्हें उसी किरदार में ही मानने लगते थे। एक बार की बात है जब राजेंद्र कुमार साहब ने रामानंद सागर की आरज़ू फिल्म की। यह फिल्म जब रिलीज हुई तो एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म के लगभग रिलीज के 1 महीने बाद एक लड़का रामानंद सागर साहब के ऑफिस पहुंचा और रामानंद सागर साहब से राजेंद्र कुमार से मिलने का आग्रह करने लगा। रामानंद सागर ने जब उस लड़के की पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने तुरंत राजेंद्र कुमार को फोन कर अपने पास बुलाया। राजेंद्र कुमार साहब अपना सारा काम छोड़कर तुरंत वहां पहुंच गए। जब उस लड़के ने राजेंद्र कुमार साहब को देखा तो उस लड़के ने राजेंद्र कुमार साहब को एक फूलों का गुलदस्ता थमा दिया और उसने कहा, साहब मेरी एक हादसे में टांग कट गई थी। मैं रोज खुद को खत्म करने के लिए सोचा करता था। तभी मैंने आपकी फिल्म आरज़ू देखी, आपका अपाहिज का किरदार देखा। तब एहसास हुआ कि जीवन कितना खूबसूरत है। तब मैंने अपनी निराशा को जीवन की तरफ मोड़ दिया। आप मेरे भगवान हैं, आपने ही मेरे जीवन को बचाया है। राजेंद्र कुमार साहब ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैंने तो सिर्फ अभिनय किया था, असल हीरो तो तुम हो मेरे दोस्त। नरगिसे मस्ताना बस इतनी शिकायत है। बेदर्दी मालूम तुझको मेरा मन याद करता है। पर कहते हैं ना कि समय कभी एक सा कहाँ रहता है। 1972 के आते आते इनका करियर ढलान पर आ गया। इधर राजेश खन्ना की बॉलीवुड में एंट्री हो गई थी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्ताना। 70 के दशक में तांगे वाला, 2 जासूस जैसी उनकी कई फिल्में फ्लॉप रही। समय के साथ साथ उन्होंने कैरेक्टर रोल करने भी शुरू कर दिए थे। अब राजेंद्र कुमार का बेटा भी बड़ा हो गया था, जिसने कुमार गौरव के नाम से फिल्मों में एंट्री ली। बेटे को सफल करने में उन्होंने सारे प्रयास किए। अब इसे कुमार गौरव साहब का दुर्भाग्य कहे या दर्शक उनसे उनके पिता की एक्टिंग चाह रहे थे, कुल मिलाकर वह सफल नहीं हो सके। हालात यहाँ तक आ गए कि राजेंद्र कुमार ने उनकी फिल्मों के लिए अपने सबसे प्रिय बंगले तक को बेच दिया। देखो मैंने देखा है ये एक सपना फूलों के शहर में। राजेंद्र कुमार साहब के इस आलीशान बंगले को आखिरकार खरीदा किसने, यह जानना भी बेहद मनोरंजक है। यह वह समय था जब राजेश खन्ना अपने कदम बॉलीवुड में मजबूत कर रहे थे। तब राजेश खन्ना साहब ने सोचा, क्यों ना राजेंद्र कुमार साहब के इस बंगले को खरीद लिया जाए। शायद राजेंद्र कुमार साहब के स्टारडम की मेहरबानी उन पर भी हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब वह बंगला राजेश खन्ना साहब ने खरीद लिया था, पर अब बंगले का नाम डिम्पल नहीं आशीर्वाद था। बंगले को खरीदते ही राजेश खन्ना की लोकप्रियता भी आसमान चढ़ने लगी। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रहे। राजेंद्र कुमार साहब को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 3 बार नामांकन मिला। हालांकि उन्हें यह पुरस्कार एक बार भी नहीं मिला, पर दर्शकों का दिया हुआ पुरस्कार हमेशा उनके साथ रहा। हाँ, पर एक समय वह भी आया जब भारत सरकार ने इनको इनके फिल्मी योगदान के लिए पद्मश्री से भी नवाजा। समय धीरे धीरे बीत रहा था।
राजेंद्र कुमार साहब बहुत बीमार पड़ने लगे। 12 जुलाई साल 1999 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह अपनी भारतीय सिनेमा की यादों को हमारे लिए छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। राजेंद्र कुमार साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं, पर जब भी उनकी फिल्में हम देखते हैं तो सारी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। आप बताइएगा कि आपको राजेंद्र कुमार साहब की सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी लगती है और वह कौन सा गाना है जो राजेंद्र कुमार का नाम सुनते ही आपके कानों में गुनगुनाने लगता है। आज को जो नीली रात माँ धरती पर तुझको पुकारे मेरे फूलों की रानी बहारों की मलका तेरा मुस्कुरा, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी तू मेरे सपनों। मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे, कौन है जो सपनों में आया